स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार यादव आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी में सेकंड चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में और कुछ प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव्स। दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव रिक्वायर्स दैट ऑल अकाउंटिंग डेटा मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। इस प्रिंसिपल के आधार पर बताया जाता है कि हम जो भी अकाउंटिंग डेटा करते हैं वो हमारे पर्सनल बायस से फ्री होना चाहिए, हमारे पर्सनल विचार के कोई महत्व इसमें नहीं दिया जाना चाहिए। इट शुड ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय ट्रू डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सच एज इनवॉइसेस, मेमोस, बिल्स एटसेट्रा। इस ऑब्जेक्टिव के अनुसार हमें इस प्रिंसिपल के अनुसार जब भी कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट एविडेंस हमारे इनवॉइसेस, मेमो और बिल वगैरह होते हैं। इनके आधार पर हम जो भी अकाउंट बनाते हैं वो रिलायबल होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं और इन्हीं के आधार पर जब हमारे द्वारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं तो हमारे बिजनेस में जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के अकाउंट के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ स्टेक होल्डर से मतलब है वो लोग जो कि कंपनी के इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, उनके द्वारा इस पर भरोसा किया जा सके। इस प्रकार से हमें उन्हें बनाना चाहिए। इसके बाद में हमारा है नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो हम इसको अकाउंटिंग साइकिल भी कह सकते हैं, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। इसकी शुरुआत होती है रिकॉग्नाइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन से। तो इसमें सबसे पहला कार्य होता है हमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉग्नाइज करना होता है। इसमें हम पहचान करने के लिए ये देखते हैं कि क्या हमारे पास कैश आया था या इससे रिलेटेड कोई वर्क हुआ है। जैसे कि पहचान के लिए हम कह सकते हैं अगर कैश मेमो है तो इसका मतलब कि हमारे द्वारा कैश ट्रांजेक्शन किया गया। परचेज का इनवाइस है तो इसका मतलब कि हमने उधार खरीदा है। इनवाइस बताता है उधार यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन को। सेल्स इनवाइस बताता है क्रेडिट सेल को। पे इन स्लिप बताती है कि हमने पैसा बैंक में जमा किया। चेक बुक बताती है कि हमने पैसा किसी व्यक्ति को दिया है। पासबुक हमें ये बताती है कि हमारे द्वारा बैंक में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किए गए हैं। इस प्रकार से हमें इन डॉक्यूमेंट की मदद से अपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो बिजनेस रिलेटेड थे उनकी सबसे पहले पहचान करना होती है। और चूँकि हम इन्हीं के आधार पर ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं इसलिए इन्हें सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इसके आने सेकेंड प्रोसेस होती है क्रिएशन ऑफ वाउचर्स। हम सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर वाउचर बनाते हैं। ये वाउचर हमारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि इस बात को सर्टिफाइड करते हैं कि हमने जो ट्रांजेक्शन लिखा है उसके लिए हमारे पास में कोई ना कोई एविडेंस अवेलेबल है। ये वाउचर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर्स। इनके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमें किस अकाउंट में, किस लेजर अकाउंट में एंट्री करनी है। उस खास लेजर अकाउंट की जानकारी हमें इस वाउचर से पता चलती है। हर बिजनेस कंसर्न के द्वारा अपने नाम से अपने वाउचर प्रिंट करा कर रख लिए जाते हैं। ये दो प्रकार के होंगे, डेबिट के वाउचर्स और क्रेडिट के वाउचर्स। इनमें एंट्री क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है, जिनका एक सीरियल नंबर भी होता है। इन सीरियल नंबर को डालना जरूरी होता है। इसका थर्ड स्टेप होती है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो जब हम इस प्रकार से अपने वाउचर्स बना लेते हैं तो उसके बाद में हमें थर्ड प्रोसेस करना होती है रिकॉर्डिंग की। ये कार्य करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल में एंट्री की जाए या फिर सब्सिडियरी बुक में एंट्री की जाए। सब्सिडियरी बुक जनरल के सब पार्ट होते हैं जो कि सरलता के लिए बनाए जाते हैं। यदि किसी बिजनेस में ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर एक अकाउंटेंट के द्वारा उन्हें मेंटेन करना और उस बुक को संभाल कर सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, उसके फटने का खतरा होता है। इसलिए हम उसे पार्ट में बांट लेते हैं। इन्हें सब जनरल कहा जाता है और सब जनरल हमारे लेजर का भी कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनमें एंट्री करते हैं और इनमें एंट्री लिखने के लिए हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंट्री करते हैं और यहाँ पर एंट्री हमारे द्वारा डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर की जाती है, जिसमें कुछ ट्रांजेक्शन हमारे डेबिट होते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट में लिखे जाते हैं। इसका फोर्थ स्टेप आती है पोस्टिंग टू लेजर अकाउंट्स। हम जनरल या सब्सिडियरी बुक में लिखे हुए ट्रांजेक्शन्स को
वहाँ से लेजर बुक में लिखते हैं। लेजर हमारे अकाउंट की प्रिंसिपल बुक या मेन बुक है। सबसे मुख्य पुस्तक अकाउंट में लेजर कहलाती है, क्योंकि इसमें सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री समरी के रूप में अवेलेबल होती है। इसमें डेबिट और क्रेडिट साइड में हम एंट्रियों को लिखते हैं। इसमें हम किसी भी अकाउंट से रिलेटेड एंट्रियों को उनके लिए पर्टिकुलर पेजेस में बांटकर सेपरेटली उनकी एंट्री करते हैं, जहां उनसे रिलेटेड एंट्रियां हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक साथ देखने को मिल जाती हैं। इसमें हम कस्टमर और सप्लायर्स, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड सभी तरह के अकाउंट बनाते हैं। इसका 5th स्टेज होती है हमारी फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे द्वारा इसके बाद में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये हमारे लेजर अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसों की एक लिस्ट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लेजर में जितने भी अकाउंट बनेंगे उनके बैलेंसेस या तो डेबिट के होते हैं या क्रेडिट के होते हैं। उसके बाद जब ये हम बैलेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें उनकी एक लिस्ट बनाना होती है, जहाँ सभी के नाम एक साथ लिखे जाते हैं और उनका बैलेंस या तो डेबिट में लिखा जाता है या क्रेडिट में लिखा जाता है, और फिर लास्ट में हम टोटल करते हैं। ये टोटल हमारा मैच होना चाहिए। ये मैच होना हमें बताता है कि हमने जो पोस्टिंग की थी जनरल से लेजर में जो पोस्टिंग की है उसमें कोई एरिथमेटिकल एरर हमारे अकाउंट में नहीं है। अगर इसमें कोई अंतर आता है तो ये हमें बताता है कि हमारे द्वारा जनरल से लेजर में एंट्री करते समय कोई ना कोई गलती की गई है, तो इसे हम देखकर सुधार लेते हैं। इसके बाद में जब हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो जाता है तो उसके बाद में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। कंपनी की कंडीशन में इसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता है, और लास्ट में हमारे द्वारा बैलेंस शीट बनाई जाती है। इस प्रकार से हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हमारे द्वारा अकाउंट की में एंट्री किए जाने के लिए दो बेसिस को मेनली यूज़ किया जाता है। फर्स्ट होता है कैश बेसिस और सेकंड होता है एक्रूअल बेसिस। यहाँ पर कैश बेसिस को सबसे पहले हम समझेंगे। अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एंट्रीज आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड आर पेड, दैट इज ओनली एक्चुअल कैश रिसीव्ड and cash payments are recorded. No entry is passed when a payment are received, income becomes due. ये बताया गया है कि इस सिस्टम के अनुसार हमें केवल उन ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी चाहिए जिनके लिए हमारे पास या तो कैश रिसीव हो चुका है या जिसके बदले हम कैश का पेमेंट कर चुके हैं। यानी कि यहाँ पर हमारी एंट्री का बेस जो है वो कैश का रिसिप्ट होना या कैश का पेमेंट होना होता है, और ऐसी कोई भी एंट्री हम नहीं कर सकते जिसमें कि अभी कैश का पेमेंट या तो हमें मिला नहीं है या हमने किया नहीं है। इस कारण से हम जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी एंट्री तब तक नहीं लिख सकते जब तक कि उनके बदले में कैश का ट्रांजैक्शंस न हो जाए, या तो वो मिल ना जाए या हम उसके बदले में कैश को चुका ना दें। इसी कारण से हमें जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उनकी एंट्री भी इस सिस्टम में नहीं करनी चाहिए। हमारे एडजस्टमेंट कौन कौन से होते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकी एंट्री हम नहीं कर सकते और करंट ईयर में इनको नहीं लिखा जाना चाहिए। गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज मोस्टली ऑन कैश बेसिस। आप देख सकते हैं यहाँ बताया है कि इस सिस्टम को कौन यूज़ करता है। गवर्नमेंट के द्वारा कैश बेसिस के ऊपर अपने अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। सर्टेन प्रोफेशनल्स लाइक लायर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स एट्सेट्रा आल्सो रिकॉर्ड देयर इनकम ऑन कैश बेसिस। इसके अलावा जो प्रोफेशनल होते हैं उनके द्वारा भी कैश सिस्टम को अपनाया जाता है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, जिन्हें कि हम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, उनके द्वारा भी इस सिस्टम को अपनाते हैं। स्कूल, कॉलेज, क्लब, इनके द्वारा भी इस सिस्टम को अपनाया जाता है। इस सिस्टम को अपनाने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो फर्स्ट है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज सिंपल, इजी एंड रियलिस्टिक मेथड ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस के आधार पर अकाउंट करना बहुत ही सिंपल होता है, ईजी होता है, इस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हमें केवल ये देखना है कि क्या कैश हमारे पास आया या कैश हमारे पास से गया। अगर आंसर हाँ में मिले तो एंट्री करिए और ना मिले तो मत करिए। इतना सिंपल सिस्टम है ये, इसलिए इसको अधिकतर लोगों के द्वारा अपनाया जाता है जो अपने अकाउंट में ज़्यादा
हिसाब किताब नहीं रखते। और इसकी खासियत ये होती है, इनको वो लोग अपनाते हैं जिनके द्वारा मोस्टली कैश ट्रांजेक्शन ही किए जाते हैं, तो उसमें कोई भी एडजस्टमेंट का सवाल पैदा नहीं होता है। और जो लोग अपने को इस आधार पर लेके चलते हैं कि जितना पैसा हमारे पास है सिर्फ वो हमारा है, जो हमारे पास नहीं आया वो हमारा भी नहीं है, इस तरह के लोगों को कंजर्वेटिव पीपल कहते हैं। वो लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट करने में बड़ी सहजता महसूस करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे कैश बैलेंस के साथ में मैचिंग कर सकते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर ऑन कैश बेसिस एंड एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मेथड। इस सिस्टम में हमारे पर्सनल विचारों का कोई महत्व नहीं होता, ये इसका लाभ है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि इस सिस्टम के द्वारा जो प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है वो एक्चुअल नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमने उनको इफेक्ट करने वाले जो एडजस्टमेंट थे उनकी एंट्री नहीं की है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारा सिस्टम है ये हमारे मैचिंग प्रिंसिपल है, जो अकाउंटिंग का जो मैचिंग प्रिंसिपल है उसको इग्नोर कर देता है, ये उसको फॉलो नहीं करता। इसलिए इससे हमें कुछ अकाउंट में कमी देखने को मिलती हैं। इसके द्वारा जो फाइनेंशियल पोजीशन हमें बनती है, फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट जो हम बनाते हैं, तो जो एक्चुअल कंडीशन होनी चाहिए ये उसे नहीं दिखा पाता। और सबसे बड़ा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसे कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इसलिए कंपनियां इस सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकती। इसके बाद में हमारा सेकंड सिस्टम है एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और मर्केंटाइल सिस्टम। इसे हम उपार्जन अवधारणा के आधार पर भी कह सकते हैं या उपार्जन आधार कह सकते हैं। इस सिस्टम की खासियत होती है कि इसमें हमें ये नहीं देखना होता कि हमारे पास कैश आया या नहीं आया, हम इसमें जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी एंट्री इसमें की जाती है, चाहे उस ट्रांजैक्शन से कैश आए या नहीं आए। मतलब यहाँ हमें कैश ट्रांजैक्शंस भी लिखने हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी लिखने होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे इसमें सारे ट्रांजैक्शन लिखे जा रहे हैं। हम इसमें जितने भी हमारे एडजस्टमेंट है उनकी एंट्रियां भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक्रूवल बेसिस के ऊपर जब हम अकाउंटिंग करते हैं हम इसमें कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस सभी को लिखते हैं और इसके अलावा सभी तरह के हम एडजस्टमेंट भी लिखते हैं। तो हमारे द्वारा इस सिस्टम में सभी तरह की एंट्रियों को किया जा रहा है, इसलिए हमारे द्वारा इसमें जो प्रॉफिट लॉस अर्न किया जाता है वो एक्चुअल होता है। कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार सभी कंपनियों को इस अकाउंटिंग को तैयार करने के लिए एक्रूवल बेसिस को अपनाना जरूरी है। इसे मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहा जाता है। और इस सिस्टम को सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं उनके द्वारा अपनाया जाता है। और जो प्रॉफिट लॉस अर्न करना चाहते हैं वो सब बिजनेस कंसर्न होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस का कार्य नहीं करती, प्रोफेशनल बिजनेस का कार्य नहीं करते, और जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है वो भी बिजनेस नहीं करते। इसलिए उनके द्वारा हमारे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अपनाया जाता है और सारे के जो भी बिजनेस कंसर्न है उनके द्वारा एक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है। इसका एडवांटेज है, इससे जो हमारा प्रॉफिट लॉस निकलता है वो सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद निकलता है, इसलिए एक्यूरेट होता है। इसकी सहायता से हमें जो फाइनेंशियल पोजीशन मिलती है बैलेंस शीट के रूप में वो भी हमारी बिजनेस की सही पिक्चर हमारे सामने रखती है। इसमें हम मैचिंग प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में एक महत्वपूर्ण है, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसे कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार मान्यता दी गई है। इसलिए ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। कंपनी के फॉर्म में तो हमें केवल यही बनाना, इसके अलावा कोई और दूसरी चॉइस ही नहीं होती है। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, ये सिंपल मेथड नहीं है, इसको समझने के लिए बहुत सारे एडजस्टमेंट को हमें ध्यान में रखना होता है और यहाँ पर एस्टिमेट का इम्पोर्टेंस होता है, यानी यह पर्सनल बायस होने की रिस्क भी पैदा हो जाते हैं। एग्जाम की दृष्टि से कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और इक्वल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये किस प्रकार से किया जाता है इसको हमें अच्छे से तैयार करना चाहिए। यहाँ आपके सामने दिया गया है, अपनी बुक से आप इसको एग्ज़ाम के लिए ज़रूर अच्छे से तैयार करें।
इसके अलावा एक और सिस्टम अभी दुनिया में चल रहा है जिसे हम हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। इसमें हमारे द्वारा जो भी एंट्रियां की जाती हैं उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स में हम कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं और कुछ में एक्रुअल बेसिस को फॉलो किया जाता है। इस प्रकार के ट्रांजेक्शन्स बहुत ही कम कंपनियों के द्वारा या बिजनेसमैन के द्वारा किए जाते हैं। कंपनियों के तो लागू ही नहीं है, अदर जो बिजनेस कंसर्न होते हैं उनके द्वारा इनको अपनाया जाए तो इनसे जो मिलने वाला प्रॉफिट लॉस होता है वो रियलिस्टिक नहीं होता है, इसलिए इसका उपयोग कम किया जाता है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन आंसर का पोर्शन आता है और आप एग्ज़ाम की दृष्टि से इस बात को अच्छे से समझें कि ये जो चैप्टर है हमारा, ये लाइफ लॉन्ग अकाउंटिंग के जो टर्म्स है, प्रिंसिपल्स हैं और उसके जो बेस हैं इनको एक्सप्लेन करता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है अकाउंटेंसी में तो वो यही है। हमारे अकाउंटेंसी के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो इस चैप्टर में बताए गए हैं। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें हम अकाउंट के क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो वो इसी चैप्टर के सबसे ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें इसको अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी बेसिस के आधार पर हमारे द्वारा अकाउंटिंग की जाती हैं। इस प्रकार से हम इस चैप्टर को देख सकते हैं कि ये हमारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ हमारे पास में इसमें एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं यह हमारे सामने है। इसमें हम एनसीईआरटी में दिए गए क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन के साथ में हमारे आंसर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, शॉर्ट आंसर्स भी हैं, लॉन्ग आंसर्स भी हैं और यहाँ पर कुछ अकाउंटिंग जो बेसिक की टर्म होती हैं उनको भी एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस प्रकार से हमारा ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें और फ्यूचर में आपको इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग सभी चैप्टर के में करने को देखने को मिलेगा। थैंक यू।